Hello students, this is Naveen Jagid and I welcome to all of you in my YouTube channel NRP NEET. Today we are going to discuss about Coulomb's law. Basically देखिए हमने अपने previous lecture में एक concept discuss किया था fundamental law in electrostatics. The like charges repels each other and the unlike charges attracts each other. यानी कि किस एक्सटेंट से चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और किस एक्सटेंट से चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कितना उनके बीच में फोर्स लगेगा, कितना कम और कितना ज़्यादा फोर्स होगा और वो फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा एक्चुअली। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे अभी क्या करनी है, स्टडी करनी है और ये हमें कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ बताएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the force between any two point stationary charges, that is the important part about the Coulomb's law. The charges must be a point charge and they should be stationary. So that's why statement में इस बात को हम include करेंगे, the force between two point stationary charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. So this is, इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल लिखना चाहें तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले आपको हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 और इन दोनों पॉइंट चार्जेस का जो सेंट्रल डिस्टेंस एक्चुअली वो हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। देखिए इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करें, एक्चुअली वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज। एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑब्जेक्ट होना किस पर डिपेंड करता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडी अ बस, ये आपके पास एक बस है और इस बस को अपन स्टडी करते हैं। यू आर वॉचिंग फ्रॉम हियर एंड द बस स्टार्ट्स विद वेलोसिटी v in a particular direction. Okay? कंटिन्यूअसली इस बस के मोशन को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। फाइनली पॉइंट ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि बस का साइज क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। क्या एक्चुअल में बस का साइज डिक्रीज हो रहा है? नहीं। तो हुआ कैसे ये सब? आपको ऐसा फील कब हुआ कि बस का साइज कम होने लगा, कि जब बस ने अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन यू शुड फील दैट द बस शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑन द सेम कंडीशंस द चार्जेस आर सेड टू बी पॉइंट चार्जेस। इनको हम पॉइंट चार्ज कब कहेंगे, इफ द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज मच लार्जर एज कंपेयर टू देयर ओन साइज। कि अपने साइज के कंपैरिजन में अगर चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इन चार्जेस को हम कैसा ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द कूलम्ब्स लॉ, द चार्ज शुड बी अ पॉइंट चार्ज एंड ऑल्सो स्टेशनरी। चार्ज कैसा भी होना चाहिए, स्टेशनरी चार्ज भी होना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ we just put two charges Q1 and Q2 at a particular distance r. So according to Coulomb's law statement, the force between these two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम बेसिकली क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इनको मेंशन कर लेते हैं अपन। सो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट वन इज द इक्वेशन सेकंड। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट,
So this is F proportional Q1 Q2 divided by R square, and you should put the sign of magnitude. Okay, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाएंगे तो एक सुटेबल कांस्टेंट हमने यूज किया यहाँ पे K. This is Q1 Q2 and divided by R square. देखिए यहाँ अब जो कांस्टेंट हमने यूज किया एक्चुअली, that constant is very important for knowledge point of view. That is the constant of proportionality. K is equals to constant of proportionality. Constant of proportionality, ठीक है. और इस constant की वैल्यू बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. Firstly, it depends on the system of units. System of units. And secondly, the nature of medium. Nature of medium in which the charges are placed. Charges are placed. कि जो K है जिसे हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा है, वो कांस्टेंट बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड द नेचर ऑफ मीडियम इन विच द चार्ज्ड आर प्लेस्ड. कि चार्जेस जिस मीडियम में एक्चुअली रखे हुए हैं उस मीडियम के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? K डिपेंड करेगा. ओके, सो लेट्स सी अनदर थिंग कि मान लीजिए कि यहाँ पे चार्जेस के बीच में जो आपके पास मीडियम है वो फिलहाल हमने क्या माना हुआ है? एयर, और यू कैन से वैक्यूम. एयर या वैक्यूम में फिलहाल हमने चार्जेस को प्लेस किया हुआ है. ओके, सो फर्स्टली हम मूव करते हैं इस बात पर कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है K, आई मीन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, if the charges are placed in air या vacuum. As I told you कि let us suppose the charges are placed in air or the vacuum. अगर air या vacuum में चार्ज को हमने प्लेस किया है, then the K is equals to Ke, and this is called the Coulomb constant. This is called the Coulomb's constant, और simply आप इसे कहेंगे electrostatic force constant. Electrostatic force constant. देखिए हमने according to our situation the K depends on the two factors, our system of units and the nature of medium in which the charges are placed. कि basically charges के बीच में medium कैसा है, उस medium पर भी force क्या करेगा? डिपेंड करेगा. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने कहीं लोअर स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, F is equals to G m1 m2 divided by r square. कुछ ऐसा ही हमारा कौन सा लॉ भी है? Coulomb's law. But there is a major difference between a Coulomb's law and the Newton's law of gravitation. कि this is a universal constant. जो कैपिटल G आप ऑन द बोर्ड देख रहे होंगे वो G क्या है? Universal gravitational constant and it doesn't depends on any other medium. But here the constant K greatly depends on the medium and the system of units. तो मीडियम की पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है कि इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम देन K is equals to Ke, and that K is called the Coulomb's constant, or we can say that electrostatic force constant. अब देखिए कूलम्स में एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू फाइंड आउट की वो आपके पास क्या था?
experimentally the value of Ke is equals to 8.98 into 10 raised to power 9 Newton meter square coulomb minus 2। और सिंपली आप इसे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर coulomb minus 2। This is the experimental value of K observed by the Coulomb, and by putting the value of K in equation 3 we will get the Coulomb's law like that F is equals to K की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 9 into 10 raised to power 9 into the magnitude of the product of charges Q1 Q2 divided by R square, and you put this is as the equation 4। okay, so इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया वो 9 into 10 raised to power 9 फाइंड आउट किया गया। ठीक है, अब यहां तक पहुंचने के बाद कूलम्ब्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे साथ शेयर किया, क्या कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के 9 10 to power 9, that electrostatic force constant simplifies the equations of electricity and the magnetism with the help of the another property of medium, and that property is called epsilon naught। I just repeat it again. Coulombs just relate that electrostatic force constant to simplify the equations of electricity and magnetism in terms of the property of medium, and that property is called permittivity। That property is called permittivity। So the K also explained like that, this is Ke is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, and which is also equals to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square coulomb minus 2। देखिए that epsilon naught is the permittivity of the free space or the vacuum। epsilon naught is the permittivity of the free space or the vacuum। देखिए clearly as I told you in these factors the K is depends on the system of units and the nature of medium in which the charges are placed। so basically क्या है, जो epsilon naught आपके पास आया, this is called the permittivity of the free space। देखिए जो permittivity term है इसे जस्ट अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। परमिटिविटी बेसिकली आपको इतना बता दूं, द प्रॉपर्टी है मीडियम की जो डिसाइड करती है कि उस मीडियम में फोर्स कितना होगा, कितना कम या कितना ज्यादा होगा। ओके, सो यहाँ अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करें बेसिकली, तो आपके पास क्या आएगा, देखिएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप इनको, 1/4 पाई into 9 into 10 is to power 9 Newton minus 1 meter minus 2 coulomb plus 2, and after calculation we will get the result like 8.854 into 10 is to power minus 12 Newton minus 1 meter minus 2 and coulomb plus 2। This is the permittivity of free space value 8.854 into 10 is to power minus 12 Newton minus 1 meter minus 2 and coulomb plus 2। अब बेसिकली अब फाइनली अपने कूलम्ब्स लॉ को अगर लिखना चाहें इसी टर्म में, फ्रॉम हियर दिस इज रिटन लाइक दैट F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square। So this is the Coulomb's law
एंड द कूलम्स लॉ डिफाइंस इन एयर या वैक्यूम। अगर देखिएगा कि अगर हम यहां मीडियम चेंज करते हैं, एयर या वैक्यूम की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप रखेंगे तो ये फोर्स का जो वैल्यू है बेसिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू द वैल्यू ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी। द परमिटिविटी डिसाइड्स एक्चुअली कि मीडियम में फोर्स कितना कम या कितना ज्यादा होगा। इससे पहले कि हम मीडियम के फोर्स को डिफाइन करें, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। सो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कैसे क्या देखेंगे, देखिएगा परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं पहले अपन। सो फाइनली हमने जो कूलम्स लॉ निकाल लिया वो हमारे पास आ गया, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is Q1 Q2 by R square. Okay. Now we are going to understand what is the permittivity of a medium. So permittivity. परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो द परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम, द परमिटिविटी ऑफ ए given medium, as I told you, the permittivity is the property of a medium. So the permittivity of a given medium is the measure of the fact that how strong a medium is influenced, how strong a medium is influenced. Medium is influenced by the external electric field, influenced by the external electric field. देखिए ये है आपके पास डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी। देखिए आई फ्रेंकली टेल यू, जो न्यूमेरिकल आप और हम डील करेंगे कूलम्स लॉ के, बेसिकली वो मीडियम डिपेंडेंट भी होंगे और चार्ज डिपेंडेंट तो वो है ही, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को तो डिपेंड कर ही रहे, साथ में किस पे भी डिपेंड करेंगे, मीडियम पे भी डिपेंड। तो देखिए परमिटिविटी क्या है, द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी बेसिकली क्या है, is the measure of the fact that how strong a medium is influenced by the external electric field, कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मीडियम कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है, मीडियम कितना इफेक्ट करता है, मीडियम कितना प्रभावित होता है एक्चुअली, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द परमिटिविटी। ठीक है, अब थोड़ा और अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा और। इफ एन एक्सटर्नल अप्लाइड, if an external applied field has stronger polarizing effect, external applied field has stronger polarizing effect on the medium, it has high permittivity। ये लीजिए एक और फैक्टर हमने किसके बारे में डिस्कस किया, परमिटिविटी के बारे में डिस्कस किया, क्या कि इफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड हैज स्ट्रॉन्गर पोलराइजिंग इफेक्ट ऑन द मीडियम, इट मींस द मीडियम हैज द हाई परमिटिविटी। देखिए यहां पे हमने क्लियरली क्या लिखा है, द परमिटिविटी ऑफ ए गिवन मीडियम इज द मेजर ऑफ द फैक्ट दैट हाउ स्ट्रॉन्ग द मीडियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मीडियम कितना इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, परमिटिविटी के ऊपर। और जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही पोलराइजिंग इफेक्ट ऑन द मीडियम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस द मीडियम हैज द हायर परमिटिविटी। अब ये देखो, इस सब को हम कूलम्ब्स लॉ में कैसे यूज कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करते हैं मीडियम में, कूलम्ब्स लॉ को मीडियम में डिफाइन करते हैं बेसिकली हम। यहां हम हेडिंग लगा सकते हैं परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और समटाइम्स इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी हम इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, specific inductive capacity. These all are the same things. Relative permittivity या dielectric constant को हम epsilon r से या k से रिप्रेजेंट करते हैं। Sometimes कप्पा भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, कप्पा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसे किससे ही जानेंगे, epsilon r और k से ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम। So how we can define the relative permittivity or the dielectric constant? This term is purely dependent on the medium, and if we are going to change the medium, the force between the charges is also changed. How? Let's see. पहले हम force को लिखते हैं air और vacuum में. So we know about that. एक standard representation दे दो इसको कि अगर आप charges को रखते हो air में या vacuum में, तो हम force को लिखेंगे F naught. This is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. Put this as equation first or a as you want you can. अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, as you can see on the board, ये वाला मीडियम जो अभी तक आपको दिख रहा है, that medium is air और vacuum. अगर इस मीडियम को किसी अदर डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम से अगर हम चेंज करेंगे, तो फोर्स कैसे चेंज होगा, इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम, देन एफ इन मीडियम हम निकालेंगे तो ये आएगा 1 upon 4 pi epsilon. This is q1 q2 divided by r square. Put it equation second. As you can see the difference between A and B, and the difference is clear. This is the permittivity of medium and that one is the permittivity of free space, or we can say air. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करके हम रिलेटिव परमिटिविटी और द डायरेक्टिव कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड फर्स्ट, और आई कैन से A by B. By dividing them, we can find the relative permittivity or the dielectric constant, or you can say the inductive specific capacity. Dividing A by B, कि हमने इक्वेशन A को B से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट में डिवाइड करेंगे। सो FO बेसिकली आपके पास क्या, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ एयर. दिस इज Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square. So these are cancelled to each other, and finally we got the relation like 1 upon epsilon naught divided by 1 by epsilon, or you can return like that 1 epsilon divided by epsilon naught. Here finally we got the result. The ratio of
permittivity of medium to the permittivity of free space is known as relative permittivity. This is a very important results, और इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डेफिनेटली अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे जो नीट एग्जाम में आए हुए हैं. सो अगर हम यहाँ से इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखना चाहे FO divided by FM and which is equals to epsilon r, or you can say K. This is also the absolutely right. और यहां से एक बात और क्लियर आपको शो हो रही है, और वो क्या है देखिएगा कि इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स इन ए मीडियम, अगर आपको मीडियम का फोर्स निकालना है तो हम वैक्यूम और एयर के फोर्स को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो यहां से हम किसका फोर्स बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियम का फोर्स इजीली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. These are the formulas which are going to be very important for us for numerical point of view. देखिए, this is the relation between, we can say that permittivity of the medium or the permittivity of the free space, and the relation is called relative permittivity or the dielectric constant of a medium. Or from these two equations we can rearrange and got a new result in the form of the force between medium and the force between a vacuum. Fm is equals to F naught by K. तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि जो वैक्यूम में फोर्स आएगा वो ऑलवेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि यदि किसी भी मीडियम का फोर्स अगर आप निकालने बैठेंगे तो वो ऑलवेज क्या होके आएगा, रिड्यूस्ड होके आएगा K टाइम्स. देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बनता है, और क्वेश्चन कैसे बनेगा वही मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ. बेसिकली उससे पहले कि आप क्वेश्चन को डिस्कस करें, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो रिजल्ट आपने और हमने कैलकुलेट किया है क्या, द इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड, इफ टू चार्जेस if two charges are placed in any medium, two charges are placed in any medium. देखिए हमने यहाँ जो चर्चा की है वो बेसिकली किसके बारे में की है, मीडियम के बारे में की है, अदर देन वैक्यूम और एयर. ये लीजिए मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ, अदर देन वैक्यूम या एयर. ध्यान से देखिएगा, हम इस वाले फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो ये वाला फोर्स किसी मीडियम में है, क्योंकि एयर का फोर्स तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो दैट्स व्हाई वी पुट हियर if two charges are placed in any medium other than vacuum or air, the force between two charges, the force between two charges decreases due to polarization of the medium. ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये कि जो चार्जेस के बीच में फोर्स बेसिकली डिक्रीज हो रहा है, यहां देखिएगा उसका रीजन क्या है, पोलराइजेशन ऑफ मीडियम. अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, कहता इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड अदर देन एयर, then the force between the charges decreases due to, तो क्लियरली मैंने आपको लिखा है ड्यू टू द पोलराइजेशन, कि पोलराइजेशन की वजह से आपके पास क्या होगा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस क्या होगा, डिक्रीज होगा. thus, और अगर आप थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं आप, thus the resulting force, thus the resulting force on a charge gets reduced. अब देखिए resulting force on the charge get reduced by a factor K. देखिए अब क्लियरली मैंने यहां पे क्या लिखा है, thus the resulting force
on a charge get reduced by a factor k. For example, let's take an example. For example, if the force between two charges in air is 160 Newton. Let us suppose the force between two charges in air is of 160 Newton. If the same charges are placed in any other medium by keeping all other parameters same. क्या लिखा है कि if the same charges are placed in any other medium by keeping all other parameters same, having dielectric constant is equals to 80. Find the force. कि बताओ कि न्यू फोर्स कितना होगा. देखिए जो फॉर्मूला आपने फाइंड आउट किया है कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है अभी. द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर. सो हाउ टू सॉल्व इट. जो एयर में फोर्स है वो आपके पास कितना है 160 न्यूटन. एयर में फोर्स कितना है 160 न्यूटन है. और मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है. एंड हाउ वी कैन फाइंड द फोर्स इन अ मीडियम. The formula is in front of you. The force in a medium is equals to force of vacuum or air divided by dielectric constant. So that is given 160 and that is of 80, which is equals to 2 Newton. As you can see the result कि कहाँ तो एयर में फोर्स 160 न्यूटन था और कहाँ फोर्स मीडियम में कितना रह गया 2 न्यूटन रह गया. किसकी वजह से द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कूलम्स लॉ. यहाँ से दो बातें आपको जरूर याद रखनी है कूलम्स लॉ के बारे में और वो ये है द कूलम्स फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स. इफ यू आर गोइंग टू चेंज द मीडियम देन द फोर्स डेफिनेटली चेंज्ड. फोर्स क्या होने वाला है चेंज होने वाला है. देखिए यहाँ से एक बात मैं आपको नोट में और बता दूं कि अगर हम अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप नोट करके जरूर इस बात को भी नोट करेंगे नोट्स में. नोट करके हम इस बात को जरूर ध्यान से देखेंगे. जैसा कि हमने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट दैट इज 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स -2. अगर हम इस कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. समटाइम्स ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं काम आ सकती है कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट को हम जनरली कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को हम लिखेंगे 10⁻⁷ न्यूटन second square by coulomb square into C, and that C is the speed of light. Speed of light, and that C is the coulomb. देखिए आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं. जो रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है 9 into 10⁻⁹. I think we should get the same result. How? तो देखिएगा 10⁻⁷ as it is. This is Newton second square by Coulomb square. C is the speed of light, and this is 3 into 10⁸ meter per second. अब देखिए हमें किस चीज का हमें इस रिजल्ट को इस फॉर्म में बनाना है. तो बेसिकली आपके पास क्या आया इस पे क्या और लगाएं स्क्वायर है क्योंकि हमें क्या चाहिए 9 चाहिए. तो 9 के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएं स्क्वायर लगा दें.
So we will get the result like 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square Coulomb minus 2. Okay, so this is all about Coulomb's law. देखिए कूलम्स लॉ को बेसिकली हमने जो डील किया है वो स्केलर फॉर्म में डील किया. अभी हम कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को भी डील करेंगे, पोजीशन वेक्टर फॉर्म को भी डील करेंगे, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल को भी हम डील करेंगे. ठीक है, बट इन दिस लेक्चर दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ. एंड कूलम्स लॉ के बारे में एक बात जरूर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको कि इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स. लाइक अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां जी जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है. ओके, एंड इफ यू रियली लाइक्स द लेक्चर प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that we can make a very good videos for you guys. Thank you so much.